प्यारे दर्शकन, हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम में आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हिंदी साहित्य मॉरिशस का गत कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा कि हमने बात की थी स्वर्गीय अभिमन्यु अनंत जी के बारे में। 29 सितंबर में महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग द्वारा मॉरिशस हिंदी लेखक दिवस नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसी का एक छोटा सा अंश आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ है निरंजन बिगन जी। आप एक बार फिर से आपका परिचय के बारे में हम बताना चाहेंगे। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के प्रबंधक शिक्षा के रूप में कार्यरत है। स्वागत है आपका, नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते। और साथ ही साथ डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी, आप महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग के हेड है। आपका फिर से नमस्ते, स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम में आए हैं धन नारायण जीव जी। आप लेखक है, निर्देशक है, नाटककार है, अभिनेता है, फिल्मकार है और अभिमन्यु अनंत जी के अनेक नाटक में, टीवी सीरियल्स में आपने भाग लिया है। काफी कुछ आज जानने को मिलेगा, ज्ञान के रूप में प्राप्त करने को मिलेगा। गत कार्यक्रम में निरंजन जी हमने बात की कि अभिमन्यु अनंत जी की रचनाओं में युवा का वर्णन। चलिए अंजलि जी, थोड़ा से हम उनकी कविताओं के बारे में, पोएट्री के बारे में हम बातें करते हैं। जी रितेश जी, पिछली बार वैसे उपन्यास कहानी पर काफ़ी बात हुई थी और अगर उसकी तुलना की जाए तो उपन्यास और कहानियों के सामने काव्य संग्रह उनके केवल 4 ही थे। लेकिन आप संख्या पर मत जाइए। 4 काव्य संग्रह थे जो उन्होंने लगभग 1970 से लेकर 2000 के अंतर्गत लिखी थी। लेकिन एक से एक बेजोड़ काव्य संग्रह उन्होंने लिखा, क्योंकि उनकी जो कविताएं होती थी उनमें बहुत गहनता होती थी। और मूल रूप से मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। ये 4 काव्य संग्रह हैं: नागफनी में उलझी सांसें, एक डायरी बयान, कैक्टस के दांत, गुलमोहर, खौल उठा। ये जो नाम ही आप सुन रहे हैं कि वे बिल्कुल स्पष्टवादी थे, बिल्कुल यथार्थ सामने रखते थे, उसमें आवरण या कोई कवर अप नहीं करते थे। तो ये जो शीर्षक ही है, नागफनी जो एक कैक्टस का एक प्रकार का फूल है, पौधा है, वैसे ही कैक्टस के दांत और गुलमोहर जिसे फ्लॉम्बॉयant कहा जाता है, जो मॉरिशस का प्रायः सौंदर्य का प्रतीक है। लेकिन उनकी कविताओं में गुलमोहर का पेड़ भी खौल उठता था। तो उनकी सारी जितनी कविताएं हैं, अगर एक वाक्य में मुझे कुछ बोलना हो तो मैं कहूँगी उनका विद्रोह, उनकी क्रांति इन कविताओं में नजर आती थी। समाज की जितनी समस्याएं हैं, जो पिछले सप्ताह वाले एपिसोड में बात हुई थी, जो बिगन जी ने अन्य सारी समस्याओं की बात की थी, उनके काव्यों में भी ये समस्याएं पाई जाती है। चाहे वह बेरोजगारी हो, चाहे वह सामाजिक समस्याएं, विसंगतियां हों, गरीबी हो, चाहे जो हमारे आप्रवासी थे, जिस दर्द, जिस पीड़ा, जिस डोमिनेशन, जिस शोषण से गुजरे हुए थे, उसको उन्होंने न केवल उसका आभास किया था, क्योंकि अगर मैं बता सकूं कि कई वर्षों तक उन्होंने खेतों में काम किया था, मजदूरों के समान ईख की कटाई तक उन्होंने की थी, यह दर्द उन्होंने सहा था। तो उनकी कविताओं में इसके अतिरिक्त जनमानस, जिसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उनकी बात दबी हुई रह जाती है, कहीं पर जो राजनीतिक विसंगतियां हैं, कहीं पर नेताओं पर थोड़े कटाक्ष, हर तरह से नग्न यथार्थ पाया जाता है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 2-3 पंक्तियां केवल बोलना चाहूँगी। एक डायरी बयान उनका जो काव्य संग्रह था, उसमें उन्होंने कहा, 4 ही पंक्तियां हैं लेकिन भाव बड़े गहन। अपनी तो एक ही मृत्यु होगी, अपनी तो एक ही मृत्यु होगी, एक ही लाश होगी, पर गुजर चुकी है इन गलियों से मेरी आवाज की कई अर्थियां। देखिए, कई बार होता है ना कि व्यक्ति को लगता है कि हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो दब चुकी है, कोई सुन नहीं रहा है। तो अप्रत्यक्ष तरीके से यही भावनाएं उनकी कविताओं में सामने आ जाती थी। गरीबी को अगर हम लें, बेरोजगारी को लें, तो नागफनी में उलझी सांसें कविता से वे कहते हैं, तुमने आदमी को खाली पेट दिया, अच्छा किया, पर एक प्रश्न है रे नियति, खाली पेट वालों को तुमने घुटने क्यों दिए, फैलने वाला हाथ क्यों दिया। तो बस मैं विचार के लिए भाव स्पष्ट नहीं करूंगी, हमारे श्रोता, हमारे पाठक खुद अभी सुन रहे होंगे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद इसी कारण उनकी साहित्य को गिरमिटिया साहित्य कहा जाता है,
कि उस समय के यथार्थों के बारे में, यथार्थों को लेकर उन्होंने अपनी साहित्य में डाला? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं रितेश जी। चाहे उनकी कविताएँ हो, चाहे उनका हम प्रवासी उपन्यास हो, चाहे गूंगा इतिहास हो, लाल पसीना हो, हर एक काव्य या कहानी को जब आप पढ़ेंगे, उसमें हमारे जो गिरमिटिया मज़दूर थे, उनके दुःख दर्द को ही दर्शाया गया है। तो इस दृष्टि से चाहे हम फ़िजी, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड टोबैगो, कोई भी देश, प्रवासी देश को आप ले लें, मॉरिशस में ही हमारा जो साहित्य है इतना प्रसिद्ध और एक प्रकार से प्रगाढ़ हो पाया है, क्योंकि उसमें इस गिरमिटिया की पीड़ा को दर्शाई गई है। एक ऐसा साहित्यकार जिन्होंने कहानी या फिर उपन्यास को इतनी गंभीरता से लिखी है और साथ ही साथ कविता को भी इतनी गंभीरता से लिखी है, क्या नाटक को लेकर वह न्याय कर पाते हैं? हम बात करना चाहेंगे धन नारायण जूद जी आपसे। आपका संपर्क उनसे नाटकों के विषय में हुआ है, उनके नाटक के बारे में बताइए। हाँ, नाटक के बारे में जैसे कि पहले मैंने कहा था कि उनके अनेक नाटकों में मुझे काम करने का मौका मिला और उनका जो नाटक है मॉरिशस में तो अनेक जगहों पर गूंगा इतिहास खेला गया। मैं सोचता हूँ कि उतनी जगहों पर कोई भी नाटक नहीं खेला गया है। हो सकता है एक 8 या 9 जगहों पर हमने प्रस्तुति की थी उस नाटक की। गूंगा इतिहास था वह, और सिर्फ यहाँ मॉरिशस ही में नहीं बल्कि उस नाटक को लेकर हम भारत यात्रा भी गए थे। भारत यात्रा पर जो कि बनारस में खेला गया, लखनऊ में खेला गया, भोपाल में भी खेला गया, दिल्ली में खेला गया, बॉम्बे में खेला गया, अनेक। और इस तरह से वहाँ के लोग ताज्जुब में पड़ गए कि मॉरिशस में भी इस तरह के नाटक का मंचन होता है। तो यह तो क्रेडिट जो है हमारे गुरु अभिमन्यु जी को जाता है। अब टीवी सीरियल्स के बारे में हम जानना हाँ। चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम तो युवा वर्ग के हैं, तो हमारे संपर्क में हमने देखा कि नया आयाम चलता था एमबीसी टीवी पर। उनके टीवी सीरियल्स के बारे में बताइए। हाँ, टीवी सीरियल के बारे में मैं ये कहूँगा कि मॉरिशस में वो प्रथम व्यक्ति थे जो सीरियल लाए थे नए आयाम के रूप में। तो नए आयाम में छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, वो एक ही कहानी नहीं होती थी, मतलब एक ही कहानी जैसे कि अभी चलता है वो सब सीरियल। तो हर एक एपिसोड में एक कहानी पर बल देते थे और हर एक कहानी में कलाकार बदलते थे, हर कलाकार को मौका मिलता था। तो इस तरह से उस समय में सीरियल कम आती थी यहाँ पर, मगर लोग बहुत सराहना किया उन नाटकों का, उन सीरियलों का। शिवेन, मुझे तो तुम्हारी ये पेंटिंग अब तक की सबसे बेहतरीन लग रही है। ये तो अपनी अपनी नज़र और अपनी अपनी पसंद है भाई, पर मुझे तो ये अपनी पेंटिंग लगती ही नहीं। मिस्टर मनोहर, नमस्कार। 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 इस तस्वीर का शीर्षक क्या रखा है आपने? क्यों, आपको भी यही तस्वीर भाग गई क्या? वाह, झकझोर देने वाली तस्वीर है। इसका टाइटल है जी ठहरा हुआ, यानी कि युद्ध की विभीषिका। ये विकास उद्योग है ना? ये सेल्स एग्जीबिशन भाई, खरीदिए। इसकी कीमत? कीमत ये तो आप मेरी प्रमोटर से पता लगाइए, वो सामने बैठी हुई है गैलरी के सेक्रेटरी। थैंक यू वेरी मच। वो तो मेंशन नॉट। शिवेन जी, ये
यहाँ आपका तीसरा प्रदर्शन है। कला के प्रति जनता की प्रतिक्रिया कैसी लगी आपको? देखिए, जनता की प्रतिक्रिया ही तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही। क्या एक कलाकार की प्रशंसा और प्रसिद्धि उसके लिए काफ़ी होती है? कलाकार चाहे कवि, लेखक, संगीतकार, गायक, कोई क्यों न हो, सभी अपने समाज, अपने वातावरण को परिवेश से बाहर लाकर एक नए आयाम की दिशा दिखाते हैं। और दूसरा और एक सीरियल नेहा नाम से लाया था, नेहा, वो केंद्रित था नेहा पर, एक हीरोइन थी, उसके जीवन पर। तो उसमें भी अनेक कलाकारों को उन्होंने उभारा और हमें भी मौका मिला कि फिल्म क्या है, सीरियल क्या है, उसमें काम करने के लिए। और इसके बावजूद मैं भी अनेक नाटक प्रस्तुत किया टेलीविज़न पर और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ बस उन्हीं के ज़रिए। यदि वे यहाँ पर नहीं होते तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। लगे हाथ आप लोगों से एक साझा करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी संस्थान द्वारा ही एक नाटक का मंचन हुआ था अप्रवासी घाट के 3 दिन, जहाँ पे हमको मौका मिला था एक छोटा सा पात्र करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा, मेरा अनुभव ऐसा था कि उनके हर एक शब्द में उस रुदन था, वापस अपने देश जाने का रुदन था। जय राम जी की। राम राम। ये देखो, आ गया एक और जहाज। लगता है आप यहाँ बहुत पहले से हैं। मैं आज से कोई 12 साल पहले मेरा नाम बंधन चुले सिंह है। अपने बेटे के साथ इस घाट पर उतरा था। हमारा जहाज उस समुद्री तूफान में डूबते डूबते बचा था। डूब गया होता तो अच्छा ही होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे यहाँ के जुल्मों और अत्याचारों से तो बच ही जाते। चाचा जी, आप तो हमें निराश और हताश कर रहे हैं। नहीं बेटा, तुम लोगों को निराश और हताश नहीं, मैं तुम लोगों को आगाह कराऊंगा। हाँ, अरे यहाँ पत्थरों के नीचे से सोना पाने की उम्मीद के सहारे मत रहना। यहाँ पसीने के साथ साथ खून भी बहाना होगा। खून? पर हमें तो कहा गया था। खैर बेटा, तुम्हारी बोली से लगता है बिहार के हो। जी चाचा, मैं महावीर चपरा का हूँ। ये अकबर मियाँ आरा के हैं। ये मेरी पत्नी चंपा और ये मेरी भाभी जुबेदा। मैं गणपति बंबई से हूँ। ये मद्रास से अमुगम और इनका नाम सीता माँ है, आंध्र प्रदेश की है। यही लोग तुम्हारे हौसले बढ़ाते होंगे। जी, ये आपके साथ ये दोनों कौन हैं? ये दोनों, ये बाजुका तावा का बेटा रोला है। इसके बाप को अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाया गया था। और ये बेटा आओमांग है। ये अपने बाप के साथ चीन से आया था। जिस दिन मलेरिया की महामारी में मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी, उसी दिन ये अपने बाप को और ये अपनी माँ को खोया था। तब से हम 7 दिन काट रहे हैं। 12 लंबे और दर्दनाक साल। 12 साल? चचा, हम तो यहाँ 3 साल की शर्त पर आए हैं। Nous suivons les mêmes conditions. Seulement, nos collègues. अयो, ये कौन सी भाषा बोल गए? यहाँ की बोली बेटा क्रियोली है। क्रियोली? तुम लोग भी बहुत ही जल्द सीख कर बोलने लगोगे। क्यों भाई? यहाँ के लोग अपने देश की भाषा नहीं बोलते? बोलते हैं भाई, भला अपने देश की भाषा हमने काहे नहीं बोला सा। चाचा, हाँ?
आपको 3 साल के बाद भारत क्यों नहीं लौटने दिया गया? लंबी कहानी है बेटी, भूल जाओ। बैठो, आराम से बैठो, बात करेंगे। अभिमन्यु अनंत जी को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इसके सही। पीछे कारण क्यों, कैसे? देखिएगा, इसके पीछे अनेक आधार हैं। जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो प्रेमचंद ने जन जन की बात उठाकर जन जन तक पहुंचाया। अभिमन्यु अनंत जी ने वही बात की। एक तो जो बातें जो हमारे जो दैनंदिन रोजाना का जो है दिनचर्या न, जो लोग जीते हैं, अनुभव करते हैं, चाहे वो खुशी हो, चिंता हो, क्रोध हो, आक्रोश हो, कुंठा हो, उन सभी को ले करके उन्होंने एक ऐसे तरीके से उन्होंने उसको मांझ करके प्रस्तुत किया है जिससे कि लोग और उन सब मुद्दों के प्रति अधिक सचेत हो जाएं। ये एक बात। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे उनकी भाषा को लेकर। विशेषकर मैं समझता हूँ कभी कभार ऐसा होता है जब कुछ साहित्यकार हो जाते हैं तो कभी कभार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कि उनके पांडित्य का परिचय हो जाए कि वो लोग किस ओहदे के हैं, किस कोटि के हैं। लेकिन मैं समझता हूँ साहित्य की भाषा, विशेषकर जब उसका जो उद्देश्य है, पाठक का जो उद्देश्य है कि वो आम जन हो, सर्वसाधारण लोग हो, तब मैं समझता हूँ भाषा भावनाओं का, अनुभूतियों का, इन सब का भाषा वाहिका जब बन जाती हैं तब जाकर के रचना प्रभावी बन पाती है। और आपको तो पता है मॉरिशसीय परिवेश न, मॉरिशस की भूमि बहुसांस्कृतिक भूमि है, यहाँ बहुजातीयता है न, बहुभाषी है। इन बातों से अछूते नहीं रहे। वे चाहते थे कि अपनी रचनाओं में वे मॉरिशसीय जो सुगंध है, मॉरिशसीय जो रंग है, मॉरिशसीय जो अनुभूतियां हैं, वो हर एक को, जैसे आपने अभी बताया ना, हमारे अभी जो युवा वर्ग उन्होंने दास्ता का जमाना नहीं देखा, फिर भी जब पढ़ते हैं तो लगता है मनस्पटल पर वो चलचित्र के सामने वो अपने आप सामने आ रहा है और अनुभूति भी कर पा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने इन बातों को लेकर के, तब हम देखते हैं उनकी रचनाओं में बड़ी आसानी के साथ क्रियोली भाषा है, उसमें अंग्रेजी है, उसमें फ्रेंच है, भोजपुरी है, सभी क्रियोली आदि, इन सब को उन्होंने पिरोया है। इन सब को मान लीजिए एक जौहरी की तरह से जाकर के उन सब को चुना है और इन सब को पिरो करके उन्होंने सुंदर हार तैयार किया है अपनी रचना के माध्यम से। आप सोचिएगा कि ऐसे साहित्यकार जिनकी रचनाओं में ऐसी भाषाएं हैं जहाँ पे फ्रेंच है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, क्रियोली है, हिंदी तो है ही, लेकिन वह रचनाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। परिस्थिति राष्ट्रीय है लेकिन प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय। अंजलि जी, आपने शुरुआत में बताया कि अभिमन्यु अनंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, और कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी? जी रितेश जी, वैसे तो काव्य की बात हमने की, लेकिन उस पर मैं कुछ जोड़ना चाहूँगी। उनका जो एक डायरी बयान था, कहने को तो वह काव्य संग्रह था, लेकिन उसको डायरी नुमा मतलब कवितावली के रूप में उसे रचा गया। इसका मतलब ये है कि तिथिवार जैसा होता है कि रोज़ नियमित तरीके से लिखना, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात को वे उठते थे तो 12 बजे रात्रि में, वहाँ पर समय देते हुए उन्होंने ये कविताएं लिखी हैं। और ये कविताओं की एक श्रृंखला थी जो मेरे अनुसार एक नया प्रयोग था किसी मॉरिशसीय साहित्यकार के लिए। दूसरी बात, अगर हम बहुमुखी प्रतिभा की बात कर रहे हैं तो वे भारत की यात्रा करते रहते थे और 50 से ऊपर, उनकी पुस्तकों में हमने देखा है कि 50 से अधिक यात्राएं उन्होंने भारत में की हैं। वहाँ वे अलग अलग बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलते थे, उनके साक्षात्कार लेते थे और उन्हें प्रकाशित भी करते थे। लेकिन जो एक नया प्रयोग उन्होंने स्वयं किया, उनके खुद अनेक साक्षात्कार लिए, लेकिन उन्होंने अपना खुद का एक साक्षात्कार लिखा। उनका नाम ही था अभिमन्यु।
नया प्रयोग इस रूप से कि जो प्रश्न पूछते थे वे अभी बने थे और मन्यु उनका जवाब देते थे। अच्छा। जब डॉक्टर कमल किशोर गोयंका ने अपनी पुस्तक में एक जगह पूछा है उनसे कि आपने यह नया प्रयोग क्यों किया, तब उन्होंने कहा, देखिए साक्षात्कार तो मैंने अनेक दिए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न थे जो किसी ने मुझसे पूछे नहीं थे, जो मैं पाठक के सामने रखना चाहता था। तो उनसे इस साक्षात्कार में, और उनका एक नाम दिया गया था उस साक्षात्कार को, उनकी पुस्तक आत्मविज्ञापन में वह प्रकाशित हुआ है, और उस साक्षात्कार का नाम उन्होंने दिया था आईने के सामने। केवल एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगी, अभी खुद वे प्रश्न पूछते हैं कि एक लेखक को तुम दूसरे शब्दों में क्या कहोगे? तो मन्यु ने जवाब दिया, मानव मस्तिष्क का इंजीनियर। अब ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, इंजीनियर का काम है पुल बनाना, इस तरह लेखक भी पुल बनाता है, लेकिन लोहे, पत्थर, सीमेंट का नहीं, वह विचारों और रिश्तों का, आदमी आदमी के बीच के रिश्तों का पुल बनाता है। तो इस तरह एक अंश मैंने सामने रखा। मैं पाठकों से मांग करूंगी कि पढ़िए उस साक्षात्कार को। एक एक प्रश्न जो उनके अंतर मन से आया था और एक एक जवाब इतना सुंदर, इतना गहरा, बस मैं तो खुद आनंदित हो गई थी और बच्चों को भी आनंदित करती रहती हूँ। यहाँ पे हमारे कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। आप लोगों ने इतनी सारी जानकारियाँ दी है अभिमन्यु अनंत जी के बारे में, तो मुझे लगता है, विश्वास है कि हमारे जो दर्शक है वे सब लोग लाभान्वित हुए हैं, खास तौर पे जो शोध करता है और छात्र लोग भी है। लेकिन अंत में अंजलि जी ये पूछना चाहेंगे कि ये जो मॉरिशसीय हिंदी लेखक दिवस है, आपने कहा वार्षिक या फिर मासिक, और ये कड़ी कब तक जाएगी? देखिए, हमने एक पहल तो की है, यह जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मॉरिशस में एक से एक समृद्ध साहित्यकार हैं, और हिंदी विभाग चाहता है कि इसी तरह जब भी अवसर मिले, वार्षिक रूप से ही या फिर धीरे धीरे हो सकता है हम लोग उसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमारे जितने मॉरिशसीय साहित्यकार हैं जो इस साहित्य को और समृद्ध बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमक रहे हैं, उन सभी को हम बारी बारी से लेंगे। इसी तरह की संगोष्ठियाँ, व्याख्यान, गतिविधियाँ, प्रतियोगिताएं अलग अलग रूप में हम लोग करते रहेंगे। तो यह तो बस एक छोटी सी कोशिश थी हिंदी विभाग की। तो यहाँ पे जाने का समय भी आ गया, लेकिन जाने से पहले अभी हमने अंजलि जी के विचार सुन लिए हैं। निरंजन जी, आपसे जाने से पहले 2 शब्द अभिमन्यु अनंत जी के बारे में। देखिएगा, मैं समझता हूँ अभी काफ़ी दर्शकों के मन में ये खेद हो रहा होगा कि मैंने ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं जाना, इनके संपर्क में मैं क्यों नहीं आया। आप आश्वस्त रहिएगा, आज भी अभिमन्यु अनंत हमारे बीच में हैं। कैसे मिलना है उनसे? उनकी हर एक कृति, हर एक उपन्यास, हर एक कहानी को लेकर आप पढ़िएगा, आप देखेंगे कि अभिमन्यु अनंत जी आपसे बात करेंगे। बस यही। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन नारायण जी, आपसे जाने से पहले 2 शब्द। तो मैं तो उनके बारे में वहाँ पर MGI में मैंने एक टुकड़ा सुनाया था, मैं वही अंत करके सुनाकर अंत करना चाहूँगा। अभिमन्यु जी के बारे में, मेरे गुरु जी के बारे में एक राग में मैं सुनाऊँगा। जरूर। ए कलम के मसीहा, शान मॉरिशस के तू है, तुमको न भूल पाएंगे, नाम न मिट पाएगा तेरा, तुम्हें हरगिज न भूल पाएंगे, कला के तू थे पुजारी, तुम्हें हर कला से प्रेम था, कृति तुम्हारी अमर रहेगी, हिंदी जगत के तुम हो सितारा, ए कलम के मसीहा, ए कलम के मसीहा, ए कलम के मसीहा।